आई एम बैक। बहुत दिन हो गए थे, वीडियो नहीं बन रहा था। 6-7 महीने लगभग हो गए। लास्ट मैंने जो बात किया था वो भी बात मैंने किया था इंडिया नेपाल और नीदरलैंड के मैच के भी बारे में। और आज जो मैं बात करूँगा वो भी नेपाल और नीदरलैंड के मैच के बारे में। और अभी नेपाल का जो कंटेस्ट चल रहा है, नेपाल का जो क्रिकेट किस दिशा में जा रहा है, क्या क्या अपग्रेड करना ज़रूरी है, क्यों ये हो रहा है, नेपाल कहाँ चूक रही है मेन, वो हम बात करेंगे। मेरा पिछला जो वीडियो था वो 6-7 मंथ अगो का था, ठीक है। उससे बीच में मैंने ब्रेक ले लिया, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ब्रेक जो भी था वो उसे हम भुला करके अब नई शुरुआत करने की ओर चलते हैं, जो कि नेपाल क्रिकेट को ज़रूरी है कि पिछली बातों को भुलाकर नई शुरुआत करें। जैसे कि हमें मालूम है अभी नेपाल CLC लीग 2 खेल रही है, जिसे वर्ल्ड कप क्वालिफायर का भी क्वालिफायर कहा जाता है। जैसे हमको ग्लोबल क्वालिफायर खेलना है, इसके लिए हमें इस कंपटीशन जो हो रहा है, ये CLC लीग 2 हो रहा है, इसमें हमें टॉप 4 टीमों को मौका मिलता है कि वो ग्लोबल क्वालिफायर में लड़े और वर्ल्ड कप के लिए अपना स्पॉट पक्का करे। तो अभी जो नेपाल का मेन टारगेट है टॉप 4, बहुत ही हार्ड लग रहा है, ठीक है। तो टॉप 4 को अभी नेपाल को मद्देनज़र रखने, टॉप 4 में रहने के लिए नेपाल को क्या क्या करना ज़रूरी है, नेपाल कहाँ चूक रही है, क्या उसके लिए आगे के लिए बेनिफिट होगा, क्या बदलाव ज़रूरी है, क्या पिच कंडीशन कुछ दिक्कत दे रहा है, किस प्लेयर का कहाँ पे चूक रहा है, वही सब आज हम बात करेंगे। तो वीडियो ज़्यादा मैं लंबा बनाता हूँ, मैं इसे खींचूँगा। हो सकता है आपको लगेगा कि मेरा वॉइस थोड़ा चेंज, ये 6-7 महीने बाद बनाते हुए थोड़ा नर्वसनेस हो रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो की ओर चलते हैं। तो वेलकम एवरीवन, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं कार्डियक किट अंकित। तो चालू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है उस पर बात करना है, जब चालू कर देना है। बैकग्राउंड साउंड होगा, मुझे मालूम है, मैं जब भी बनाने को आता हूँ कुछ ना कुछ बैकग्राउंड साउंड होता है, इसे इग्नोर कीजिएगा। वीडियो की ओर चलते हैं। आज का जो वीडियो उस पर हम बात करेंगे नेपाल क्रिकेट का, जो कल जो मैच हुआ था उसके रिसेंट परफॉर्मेंस के बारे में। हमने 2 मैच देखे CLC नीदरलैंड में, अभी नेपाल क्रिकेट हमारी ठहरी हुई है। उधर CLC लीग 2 का जो ट्राई सीरीज चल रहा है, जिसमें नीदरलैंड, नामीबिया और नेपाल है, उसमें 2 मैच हो चुके हैं। एक नामीबिया से हो चुका है और एक नीदरलैंड से हो चुका है। तो दोनों में हम देखें, दोनों में से किसी में भी नेपाल अच्छा रन, जो 200 मार्जिन रन जो होता है वो भी नहीं पार कर चुकी है। अभी की T20 गेम में अभी 200 पार हो जाता है, 180 पार हो जाता है, मगर हमारा नेपाल को अभी स्ट्रगल हो रहा है। जैसे कि लास्ट मैच जर्सी के विरुद्ध हमने देखा, वो समय देख के हमारा टॉप ऑर्डर काफ़ी ही अच्छा फॉर्म में था, मगर मालूम नहीं क्यों जब ये नीदरलैंड के पास आते हैं, नामीबिया के पास जाते हैं, फॉरेन कंट्री में जाते हैं, इनका क्या हो जाता है CLC लीग मैच में और ट्राई सीरीज में। आप लोग देखिएगा हमारे टॉप ऑर्डर, ये प्रेशर, टॉप ऑर्डर में प्रेशर जो हो रहा है ना, उसके कारण टॉप ऑर्डर में अगर स्थिति, जैसे कि हमको मालूम, जहाँ जिस दिन भूरतेल चल गया हमारा, जिस दिन हमारा आसिफ से कोई एक टॉप ऑर्डर चल जाता है, उस दिन हम 250 क्रॉस कर देते हैं, 240 भी क्रॉस कर देते हैं। तो ODI में जो मेन बेस होता है वो मेन होता है आपका टॉप ऑर्डर। जैसे कि हमने देखा ODI T20 क्रिकेट में टॉप ऑर्डर इतना महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं इंडिया का जो अभी लास्ट सीरीज हुआ था इंग्लैंड के साथ, तो जहाँ पर टॉप ऑर्डर कोलैप्स हुआ वहाँ पर हम क्या हुआ, इंडिया मैच हार गई, ठीक है। लेकिन जहाँ पर टॉप ऑर्डर साथ दिया, टॉप ऑर्डर का कोई एक बंदा टिक गया, टॉप ऑर्डर का कोई एक बंदा रहेगा, वहाँ पर हमने क्या किया, मैच को खींच लिया गया। तो वही जो है नेपाल को क्या करना है, अपना टॉप ऑर्डर बिल्ड करना है। इसके लिए कुछ हार्ड एक्शन लेने पड़ेंगे स्टेट लॉ को, कुछ प्लेयर्स को बाहर करना पड़ेगा। कुछ एक्सपेरिमेंट कर रही है नेपाल, मगर उनको क्या है, टॉप ऑर्डर में कोलैप्स हो, जो शॉर्ट सिलेक्शन बोलते हैं ना, शॉर्ट करेक्ट उनको करना पड़ेगा। उनको यही है कि उनको फॉरेन कंडीशन भा नहीं रही है। उसका रीज़न हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर और कैन भी है, क्योंकि हमको मालूम है हमारे पास ज़्यादा सोर्सेज नहीं है। नेपाल जैसे एसोसिएट नेशन, नीदरलैंड, नामीबिया, जो नेपाल ऐसा टीम है जिसने इंग्लैंड को टक्कर दिया, मगर वो यहाँ पर मात क्यों खा रही है, क्योंकि नेपाल और इंडिया का पिच सेम है, तो वहाँ पर वो अच्छे से खेल रहे हैं।
मगर जो नीदरलैंड का जो पिच है वो उधर हार्ड बाउंस होता है, इंग्लैंड की तरफ पीछे हार्ड बाउंस। इन लोगों का हर एक दिन का शॉर्ट बॉल का प्रॉब्लम रह गया है। इन लोगों को जब हमारा फॉरेन कंडीशन अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं नेपाली बैट्समैन, इसके लिए खेल ने ट्राई भी किया, इन लोगों को पहले भेजा जाता है, प्रैक्टिस मैच करते हैं, मगर जो है ना इन लोगों को अच्छा स्ट्रक्चर नहीं मिलने की वजह से, जैसे कि नेपाल का मैच होता कहाँ है, टीयू डोमेस्टिक होता है, वो लोग यहाँ वहाँ होते हैं, लेकिन नेपाल का जो सिमिलर है ना वो एक ही रंग का लगभग हर एक पिच है। हर एक पिच या तो रन आएंगे या तो स्पिनर का बॉल फंसेगा, वही पेस बॉलर के लिए कुछ है नहीं। इसी के वजह से जहाँ जहाँ हम देख रहे हैं नेपाल के पेस बॉलर सब डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं, और टॉप ऑर्डर का जो बाउंस आ रहा है ना वो टॉप ऑर्डर बाउंस नहीं झेल पा रहे। क्यों? हार्डनेस नहीं है हमारे पिच में, उधर का पिच में हार्डनेस रहता है। तो हमको करना क्या है, ये नेपाली बैट्समैन को कुछ नहीं करना है। अब हम लोगों को टॉप 4 छोड़ के टॉप 6 में नेपाली बैट्समैन को बस फोकस करना है। टॉप 6 जो हुआ उसे भुला करके, पास्ट को भुला करके फ्यूचर पे ध्यान देना है। फिर उसके बाद आगे के लिए बढ़ना है। और जो हम देख रहे हैं इस फ्यूचर को ले आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेपाल के टॉप ऑर्डर को चलना पड़ेगा, मेनली मिडिल ऑर्डर में चलना पड़ेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं जिस दिन टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, मिडिल ऑर्डर हमारा काम करके नहीं दे रहा है। हम बॉलर से ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बोला था, हम सोमपाल गामी से ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि वो 50 रन 60 रन मार के देंगे, है ना। अगर देखो बॉलर क्या है, बॉलर अपना पूरा टाइम दे रहा है, लेकिन कम से कम 200 रन तो बनाओ यार। 200 रन भी नहीं होगा तो कहाँ से बॉलर पूरा आपको झोंक के देगा, है ना। कम से कम एक डिफेंडेबल ओडीआई में कम से कम 250 होना चाहिए। चलो 250 नहीं, 200, 220, 230 जो नेपाल का एवरेज स्कोर रहता है 240, 250, कम से कम वो तो बना के दो। जैसे कि हमने देखा 2-3 मैच में शुरू में नेपाल के बॉलर वो पकड़ते हैं, लेकिन क्या हो गया, पार्टनरशिप मिडिल ऑर्डर देखिएगा। कल नीदरलैंड का क्या हुआ, शुरू में कोलैप्स हुआ, मगर मिडिल ऑर्डर पार्टनरशिप ने नीदरलैंड को गेम जिताया। यही चीज़ नेपाल की टीम में होना ज़रूरी है। मिडल ऑर्डर, नेपाल का मिडिल ऑर्डर जब तक साथ नहीं देगा तब तक नेपाल आगे नहीं बढ़ पाएगा। जो मेन 2-3 टॉपिक है, मिडिल ऑर्डर को साथ देना है। बॉलिंग ठीक है, बॉलिंग में थोड़ा बॉलिंग में बदलाव किया गया, ललित राजवंशी आए, बॉलर्स ज़्यादा रन नहीं कंसीड कर रहे हैं, मेन है बैट्समैन को बल्ले से रन नहीं आ रहा है। मेन कुशल बुटेल जिस दिन हमारे चल गया, वो जो है ना वो उसका एग्रेसिव नेचर है, वो उसी में खेलता है, ठीक है। मगर जब उसको कोई साथ देने वाला एंकर इनिंग करने वाला जो है आसिफ शेख, जब वो एंकरिंग इनिंग करने लगता है तब देखिएगा उन दोनों का जो पार्टनरशिप चलेगा तो दोनों चलेगा। अगर आसिफ शेख एंकरिंग का वो मिलेगा तो ये कुशल बुटेल अपना एग्रेसिव इनिंग पकड़ के आगे गेम बढ़ा सकता है। तो मेरे विचार में सिर्फ इतना ही है कि टॉप ऑर्डर को आपको साथ देना पड़ेगा। टॉप ऑर्डर कम से कम 12 ओवर से नीचे अगर आपका एक भी विकेट पे झड़ेगा तो दिक्कत में पड़ सकते हैं। हमको दिक्कत में नहीं आना है, हमको समस्या नहीं झेलना है। अगर हमको प्रॉब्लम में नहीं आना है तो हमको करना क्या है, टॉप ऑर्डर को हमको मजबूत बनाना है। टॉप ऑर्डर 1 2 3 ये है ना, 1 2 3 से हमें 4 पे भी नहीं जाना है। कम से कम 20 ओवर, 1 2 3 हमारा कम से कम 20 ओवर पे खेल जाएगा तो क्या होगा, बॉलिंग टीम को परफॉर्मेंस प्रेशर आएगा परफॉर्मेंस पे, तो वो लोग बदलाव करने की सोच करेंगे, खुद गलती करेंगे। मगर यहाँ होता क्या है, 1 ओवर 2 ओवर में डल जाता है, प्रेशर में आते। कुशल भुरतेल का मैं जानता हूँ, उनका एग्रेसिव माइंड सेट है तो वो मारने के लिए जाते हैं। तो करना क्या है हमको, कुशल भुरतेल को अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। एग्रेसिव नेचर जो है उनको थोड़ा ओडीआई के अनुसार चेंज करना पड़ेगा, है ना। मैं नहीं तो जो आसिफ से को उनको एंकरिंग इनिंग खेलना पड़ेगा, जिससे एंकरिंग इनिंग से रन आते रहेंगे। सिंगल डबल में ज़्यादा कन्वर्ट करना है, उससे होगा क्या, रन भी आ रहेंगे, कुशल बुटेल भी फ्री होकर खेले। अगर रन नहीं रहता है बोर्ड पे तो बैट्समैन खुद प्रेशर में आता है। अगर रन रहेगा, विकेट नहीं रहेगा तो बॉलर प्रेशर में आएगा। इसीलिए हमको करना क्या है, इसीलिए हमको करना क्या है, टॉप ऑर्डर को बिल्ड करना है। टॉप ऑर्डर को जब भी बिल्ड होगा तो हमारा मिडिल ऑर्डर काम करके देगा। अब मेन जो है, अगर टॉप ऑर्डर नहीं काम किया, सॉरी गाइस, कट हो गया होगा, जानता हूँ। लास्ट के में थे हम अपने वीडियो के, मोबाइल मेरा गिर गया इसीलिए। तो जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि अगर हमारा मिडिल ऑर्डर चल जाएगा तो बॉलिंग टीम पे परफॉर्मेंस, है ना, बॉलिंग टीम के परफॉर्मेंस पर हमारा आधारित रहेगा, जो मेरे विचार में अभी ठीक ठाक चल रहा है। हमारे पास बैटिंग्स को सुधार करना है और आगे की तरफ सोचना है कि हमें ओडीआई स्टेटस कैसे बचाना है। तो ओडीआई स्टेटस बचाने के लिए टॉप 6 में जाना है
और प्राथमिकता हमको टॉप 4 में देना है। तो जब हम टॉप 4 को प्राथमिकता देंगे हम टॉप 6 मेरे विचार में हो जाएंगे। अगर वर्स्ट खेलेंगे यहाँ से तभी हम सोच सकते हैं, लेकिन अच्छी बात करेंगे टॉप 6 जाएंगे, टॉप 4 भी जाएंगे। टॉप 4 जाएंगे तो हमको दूसरे के लिए वेट करना पड़ेगा। वही यहीं पर ये इसी कहे है कि हमारा नेपाल टीम अच्छा परफॉर्मेंस करे। और यहीं पर हम वीडियो ख़त्म करना मैं चाहूँगा। जो भी जितना मैं समझा पाया, अपनी नॉलेज शेयर कर पाया उतना शेयर कर चुका हूँ। बीच में कट के लिए माफ़ी चाहता हूँ। और तो लाइक सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कोई ऐसा कुछ चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ, कोई ऐसी गलती मैं कर रहा हूँ, क्या एज ए न्यू कंटेंट क्रिएटर आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं एज ए ऑडियंस मेरे, कि आपको भैया और क्या सुधारना है। या भाई, सब तो मेरे भैया हो गए हैं ना, तो जितना भी सुधारना पड़ेगा मैं सुधारने की ट्राई करूँगा। तो थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब कार्डियक किड अंकित। और ये कार्डियक किड अंकित मैंने नाम क्यों रखा है, क्योंकि नेपाल टीम को क्या कहा जाता है, कार्डियक किड। इसीलिए एज ए नेपाल टीम का सपोर्टर, एज ए नेपाली मैं ये कहना चाहता हूँ कि डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।